गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें हिस्ट्री के इस लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य के एक नए वंश अर्थात सालुव वंश का अध्ययन करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रथम बलापहार की घटना के बाद संगम वंश का अंत होता है और सालुव वंश का प्रारंभ होता है। चंद्रगिरी के गवर्नर नरसिंह सालुव ने संगम वंश के स्थान पर सालुव वंश का प्रारंभ किया था। उसी लेक्चर को आज हमें आगे बढ़ाना है। क्लियर है? अब अपन चर्चा करते हैं प्रथम बलापहार की। प्रथम बलापहार क्या था? प्रथम बलापहार, जैसे अपन बोलते ना बलात् श्रम, मतलब जानबूझकर मार पीट कर या जोर जबरदस्ती करके काम कराना, उसको बोलते हैं अपन बलात् श्रम। इस बलात् शब्द से ही एक नया शब्द निकलता है जिसे हम कहते हैं बलापहार। तो जिस प्रकार से विरूपाक्ष द्वितीय के बाद प्रौढ़देव राय गद्दी पर बैठा था और जोर जबरदस्ती करके सिचुएशन का फायदा उठाकर नरसिंह सालुव ने संगम वंश के स्थान पर सालुव वंश की नींव रख दी थी, वो घटना इतिहास में कहलाई बलापहार। क्लियर है? और इस बलापहार की घटना के बाद सालुव वंश का प्रारंभ हो गया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नरसिंह सालुव से। ठीक है? विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को पहली बार बलात् हत्याने के बाद, बलात् हत्याने के बाद मतलब सिचुएशन का फायदा उठाकर जोर जबरदस्ती करके सिंहासन हत्याया था। किसने? वीर नरसिंह ने। बलात् हत्याने के बाद सालुव वंश की स्थापना हुई, इसीलिए घटना कहलाती है क्या? प्रथम बलापहार। ऐसे ही द्वितीय बलापहार भी पढ़ेंगे हम आगे। क्लियर है? जब सालुव वंश का अंत होगा। अब बलापहार का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। बलापहार मतलब बलात् के आधार पर अर्थात जोर जबरदस्ती करके सिचुएशन का फायदा उठाकर सिंहासन को हथियाना। क्लियर है? तो बलात् हत्याने के बाद सालुव वंश की स्थापना की गई। क्लियर है? यह विजयनगर का दूसरा राजवंश था जिसका संस्थापक सालुव नरसिंह था। क्लियर है? तो कौन था इसका संस्थापक? इसका संस्थापक था सालुव नरसिंह। सत्ता प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम इसने विजयनगर के सामंत शासकों व विद्रोही नायकों के विद्रोह का दमन किया। क्योंकि सालुव नरसिंह बलात् के आधार पर राजा बना था और विजयनगर, जैसा कि हम सब जानते हैं, विरूपाक्ष द्वितीय के समय अच्छा खासा एक्सपेंड हो चुका था और इसे छोटे छोटे से, कहना चाहिए, राज्यों में विभाजित किया गया था और हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता था जिसे कहा जाता था क्या? इसे कहा जाता था नायक। इन नायकों ने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ? सालुव नरसिंह के खिलाफ। ये नायक विद्रोही हो गए थे क्योंकि सालुव नरसिंह बलात् श्रम का प्रयोग करके सिंहासन पर बैठा था। इसीलिए सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने विद्रोही नायकों का दमन किया, मतलब ऐसे लोग जो पावरफुल थे और अगेंस्ट में जा रहे थे किसके? वीर सालुव नरसिंह के। तत्पश्चात विदेशी आक्रमणों का मुकाबला किया। ठीक है? क्योंकि जो आसपास के राज्य थे, जैसे उत्तर में बहमनी था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग राजा विद्यमान थे, उड़ीसा में गजपति शासक थे, उन्होंने भी सिचुएशन का फायदा उठाकर आक्रमण किया था विजयनगर पर। उसको कहा जाता था विदेशी आक्रमण। तो इन नायकों का दमन करने के बाद सालुव नरसिंह ने विदेशी आक्रमणकारियों का दमन किया। सालुव नरसिंह के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिचुएशन का फायदा उठाया पड़ोसी शासकों ने, जिसमें अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे थे कौन? उड़ीसा के गजपति शासक। और कौन था गजपति शासक? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम ने सिचुएशन का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया विजयनगर पर तथा उसे पराजित कर बंदी बना लिया। मतलब ये जो वीर नरसिंह था ना, ये सालुव नरसिंह था,
सालुग नरसिंह को बुरी तरह पराजित किया किसने? उड़ीसा के गजपति शासक ने, और उसे बंदी बना लिया। किंतु सालुग नरसिंह द्वारा अपनी मुक्ति की याचना करने पर उसे मुक्त कर दिया गया। सालुग नरसिंह ने फिर क्या किया? हाथ पैर जोड़े किसके? पुरुषोत्तम के, गजपति शासक पुरुषोत्तम के, और पुरुषोत्तम ने उस पर दया करी और उसे मुक्त कर दिया गया। पर उदयगिरी का प्रदेश गजपतियों के अधिकार में चला गया। विजयनगर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था उदयगिरी वाला क्षेत्र। उदयगिरी वाला क्षेत्र गजपतियों को दिया, तब जाकर सालुग नरसिंह को गजपति शासक पुरुषोत्तम ने छोड़ा था। अपनी इस पराजय से सालुग नरसिंह हतोत्साहित नहीं हुआ, जबकि उसने अपनी पराजय से ही बहुत कुछ सीखा। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अपने जीवन में हम थोड़ा बहुत जब डाउन्स जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में नीचे जाते हैं, तब हम हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हतोत्साहित होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो व्यक्ति भी सफल माना जाता है जो अपनी असफलता से बहुत कुछ सीख ले, जैसा कि सीखा किसने? सालुग नरसिंह ने। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने के लिए उन्हें प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया। बहुत सारे अरब व्यापारी ये व्यापार कर रहे थे कि देखो, घोड़ा जो है ये भारत की उपज नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में अरबियों से घोड़े खरीदे जाते थे। तो सालुग नरसिंह ने अपनी पराजय का सबसे बड़ा कारण ये माना कि जैसे उड़ीसा के जो शासक थे उनकी सेना ज़्यादा स्ट्रांग थी विजयनगर की सेना से। अब विजयनगर की सेना को कैसे स्ट्रांग किया जाए? तो उसका सबसे बड़ा, उस समय का सबसे आधुनिक जरिया था ये घोड़े। इन घोड़ों का आयात जो अरब क्षेत्र से हो रहा था, इन घोड़ों का आयात करना प्रारंभ कर दिया किसने? सालुग नरसिंह ने। और इन अरब व्यापारियों को बहुत सारी सुख सुविधाएं दी और उनसे ये अनुबंध किया कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घोड़े विजयनगर को ही बेचोगे। और इस प्रकार से उसने अपनी सेना को स्ट्रांग बनाना, सुदृढ़ बनाना प्रारंभ कर दिया। उसने कर्नाटक के तुलुफ प्रदेश पर विजयनगर की सत्ता स्थापित की। ठीक है, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था वहां पर एक छोटा सा इलाका आता था तुलुफ प्रदेश, जो स्वतंत्र था विजयनगर से। अपनी सेना को मजबूत किया और तुलुफ प्रदेश पर उसने अधिकार कर लिया। किसने? सालुग नरसिंह ने। अब तुम लोगों को सीख मिल गई होगी इससे कि देखो, अगर जीवन में आपको कभी भी पराजय मिली हो, कोई एग्ज़ाम ना निकला हो या ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ गई हो, तो हार नहीं मानना चाहिए। ये इतिहास हमको सिखाता है। ठीक है, 1490 ईस्वी में सालुग नरसिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन सालुग नरसिंह एक बहुत बड़ी सीख देकर गया विजयनगर के आगामी शासकों को कि सत्ता तभी मजबूत होती है जब सेना मजबूत हो, सेना बलशाली हो। और सालुग नरसिंह ने सेना को बलशाली बनाने के लिए क्या किया? घोड़ों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदा था अरब व्यापारियों से और विजयनगर की सेना में इन्हें शामिल किया था। अब सालुग नरसिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? ठीक है, तो सालुग नरसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था तिम्मा और एक का नाम था इम्माडी नरसिंह। ठीक है, क्योंकि हम दक्षिण भारत को पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही नाम सामने आएंगे। सालुग नरसिंह प्रथम बलापहार की घटना के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अच्छा खासा शासन भी इसने संचालित किया। उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम ने सालुग नरसिंह को किडनैप कर लिया था। उदयगिरी का क्षेत्र उड़ीसा वालों को दिया, गजपति शासकों को दिया और गजपति शासकों ने उसे मुक्त किया। इसके बाद सेना को उसने सुदृढ़ किया और तुलुव क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन 1490 में उसका देहांत हो जाता है। उसके दो उत्तराधिकारी हुए, एक का नाम था तिम्मा और एक का नाम था इम्माडी नरसिंह, लेकिन दोनों के दोनों अल्पायु थे। उसकी मृत्यु के समय दोनों अल्पायु थे, बहुत छोटे थे।
ठीक है। अतः सालुग नरसिंह का सेना नायक, जिसका नाम था नरसा नायक, उनका संरक्षक बना। ठीक है। तो सालुग नरसिंह का जो वजीर था, सल्तनत में हम इस पद को बोलते हैं वजीर, लेकिन विजयनगर में ये वाला पद कहलाता था सेना नायक। सेना नायक के पद पर विराजमान था कौन? नरसा नायक। क्या नाम था इसका? नरसा नायक। नरसा नायक संरक्षक बन गया किसका? तिम्मा का और इम्माडी नरसिंह का। और हमने पूरी सल्तनत पढ़ ली है। सल्तनत में भी हमने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी हैं, जब राजा कमजोर हो तब राजा के अधीन जो व्यक्ति रहता है वो एन केन प्रकारेण सत्ता को अपने अधीन कर ही लेता है। सो नरसा नायक ने भी ऐसे ही क्रियाकलाप को अंजाम दिया। अवसर पाकर नरसा नायक ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, क्योंकि जो वास्तविक शासक हैं दो, तिम्मा और इम्माडी नरसिंह, वे बहुत कम आयु के हैं और सत्ता का संकेंद्रण किसके पास है? नरसा नायक के पास। और नरसा नायक ने मौके का फायदा उठाया और पूरी शक्ति अपने हाथों में संकेंद्रित कर ली। पहले तिम्मा का राज्याभिषेक हुआ। ये जो व्यक्ति था ना तिम्मा, पहले उसका राज्याभिषेक हुआ, किंतु कुछ समय पश्चात उसके एक शत्रु ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? तिम्मा की। और शत्रु भी कौन होगा? ये प्रपंच होगा किसका? नरसा नायक का। तो इस प्रकार से तिम्मा की हत्या करवा दी गई। इसके बाद उसके छोटे भाई इम्माडी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया गया। तो अब तिम्मा का स्थान किसने ले लिया? इम्माडी नरसिंह ने। लेकिन कुछ समय बाद इम्माडी नरसिंह और नरसा नायक के बीच में विद्वेष उत्पन्न हो गया। इम्माडी नरसिंह नहीं चाह रहा था कि वो नरसा नायक की अधीनता स्वीकार करे, जबकि पूरा प्रशासन किसके हाथों में संकेंद्रित था? नरसा नायक के। इम्माडी नरसिंह के वयस्क होने पर उसका अपने संरक्षक नरसा नायक से विवाद हो गया। ठीक है। उसने नरसा नायक की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। शासन की पूरी शक्ति नरसा नायक के हाथों में केंद्रित थी। अतः इम्माडी नरसिंह को बंदी बनाकर उसे पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया गया। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन था? यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग था नरसा नायक, और इम्माडी नरसिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसलिए नरसा नायक ने एक बहुत बड़ा किला था जिसका नाम है पेनुकोंडा का किला। पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया किसे? इम्माडी नरसिंह को। तो नाम का ही शासक बचा था कौन? इम्माडी नरसिंह, जो कैद था कहां पर? पेनुकोंडा के किले पर। पेनुकोंडा के किले में कैद करने के बाद नरसा नायक पूर्ण रूपेण सत्ता का उपभोग करता रहा। नरसा नायक ने अपने अगले 12-13 वर्षों में सफलतापूर्वक शासन किया तथा विजयनगर के खोए हुए प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम दिया किसने? नरसा नायक ने। कि जो वास्तविक शासक था तिम्मा की हत्या करवा दी गई। इम्माडी नरसिंह नाम का शासक रहा। इम्माडी नरसिंह ने जब विरोध किया नरसा नायक का, तो नरसा नायक ने उसे पेनुकोंडा के किले में बंद करवा दिया और 12-13 वर्षों तक एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करता रहा और इम्माडी नरसिंह सिर्फ नाम का ही शासक बना। ठीक है। अब 1498 में उसने बीजापुर के आदिल खान को पराजित किया, जो उसकी सबसे बड़ी सफलता गजपतियों के विरुद्ध थी। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया था बीजापुर का शासक था कौन? आदिल खान। आदिल खान को पराजित कर दिया था किसने? नरसा नायक ने। और आदिल खान को पराजित किया, उसके बाद गजपतियों पर भी इसने विजय हासिल की। मतलब विजयनगर साम्राज्य की जो खोई हुई समृद्धता थी वो नरसा नायक ने वापस लौटाई। उसने प्रताप रुद्र गजपति द्वारा दक्षिण की ओर उसके साम्राज्य विस्तार को रोका। ठीक है। गजपति शासक था कौन? प्रताप रुद्र गजपति, जो दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। उसके दक्षिण की ओर होने वाले आक्रमण को भी रोक दिया किसने? नरसा नायक ने।
और जो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करवा दी किसने? नरसा नायक ने। उसने बीदर के कासिम बरीद के साथ रायचूर दोआब के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया। रायचूर दोआब को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कृष्णा और कावेरी का बीच का हिस्सा कहलाता था रायचूर दोआब। बहुत ही बड़े बड़े किले दूसरे शासकों ने हथिया लिए थे रायचूर दोआब के, लेकिन नरसा नायक ने क्या किया? बीदर जो इलाका था वहां के शासक कासिम बरीद के साथ एक गुट बनाया और रायचूर दोआब के बड़े बड़े किलों को उसने फिर से विजयनगर में शामिल करवा लिया। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलुक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो नरसा नायक का ही पुत्र था कौन? वीर नरसिंह। और जो वास्तविक शासक था सालुब वंश का, वो था इम्माड़ी नरसिंह, जो बंद था कहां पर? पेनुकोंडा के किले पर। तो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने क्या किया? वीर नरसिंह ने पेनुकोंडा के किले में जाकर इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया कहां का? विजयनगर का। वीर नरसिंह द्वारा इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर शासन पर अधिकार करने की घटना द्वितीय बलापहार या द्वितीय अपहरण कहलाती है। प्रथम बलापहार क्या था? जब संगम वंश का स्थान लिया था सालुब वंश ने। और द्वितीय बलापहार क्या है? द्वितीय बलापहार है जब सालुब वंश के स्थान पर स्थापना हो गई किसकी? तुलुक वंश की। और नरसा नायक इकलौता कर्ता धर्ता था अभी विजयनगर साम्राज्य का। नरसा नायक का ही पुत्र था कौन? वीर नरसिंह, जिसने पेनुकोंडा के किले पर जाकर इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और स्थापना करी विजयनगर के तीसरे राजवंश अर्थात तुलुक वंश की। क्लियर है? तुलुक वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और किस प्रकार से की थी? वीर नरसिंह पुत्र था किसका? नरसा नायक का। और नरसा नायक ने विजयनगर के अर्थात सालुब वंश के वास्तविक शासक इम्माड़ी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में बंद कर दिया था, जहां पर वीर नरसिंह ने जाकर इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। सालुब वंश का अंत हुआ और तुलुक वंश प्रारंभ हो गया और यह घटना इतिहास में कहलाई द्वितीय बलापहार। तुलुक वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया। तो ये जो पूरा तुलुक वंश है उसमें कितने शासक हुए थे? उसमें 6 शासक हुए थे जिन्होंने 60 ईयर्स 60 वर्षों तक लगातार शासन किया था। कृष्णदेव राय केवल तुलुक वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। तो तुलुक वंश का ही शासक था कौन? कृष्णदेव राय। क्लियर है? तिरुमल तुलुक वंश का अंतिम शासक था। तो तुलुक वंश का स्थापनाकर्ता कौन था? तुलुक वंश की स्थापना की थी किसने? वीर नरसिंह ने। कैसे करी थी? सालुब वंश के शासक जो कि नजरबंद थे पेनुकोंडा के किले पर, वहां जाकर उनकी हत्या करने के बाद। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं वीर नरसिंह के बारे में। कब से कब तक थे ये? 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया है किसने? वीर नरसिंह ने। इनके पास उपाधि थी भुजबल की। भुजाओं में बहुत ज़्यादा बल था, इसलिए उपाधि थी इसके पास भुजबल की। वीर नरसिंह तुलुक वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। कब से कब तक? 1505 से 1509 ईस्वी तक इसने शासन किया। इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार करने के कारण उसके विरुद्ध असंतोष फैल गया। क्लियर है? क्योंकि इसने क्या किया है? बलात् रूपेण विजयनगर के सिंहासन को हथियाया है। इस कारण से जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है वैसे ही
इसके विरोधी जो हैं इसका विरोध करने लगते हैं। वीर नरसिंह अपने अल्प शासन काल में आंतरिक विद्रोह व बाहरी आक्रमणों का मुकाबला करता रहा। तो उसने शासन तो किया है मात्र 4 वर्ष, लेकिन इन 4 वर्षों में ये आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा इसे, साथ ही साथ बाहरी आक्रमणों को भी इसे झेलना पड़ा। शासन के क्षेत्र में वीर नरसिंह ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। अब वे महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे? उसने सेना को संगठित किया तथा अपने नागरिकों को युद्ध प्रिय बनाया। ये बहुत आवश्यक होता है, वही देश सबसे आगे रहता है जहां के नागरिक युद्ध प्रिय हों, क्योंकि अगर नागरिक युद्ध प्रिय हो जाएंगे तो उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और बहुत सारा प्रेम रहेगा अपनी मातृभूमि के प्रति। ये चीज समझी थी किसने? वीर नरसिंह ने। तो वीर नरसिंह ने अपनी सेना को मजबूत किया और अपने साम्राज्य के नागरिकों को युद्ध प्रिय बनाया, ताकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने हेतु तत्पर रहे आए। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा, ये अपन पढ़ेंगे अभी, पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। ये अल्मीडा भी इसके शासनकाल में आया था। उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने हेतु एक समझौता किया। ये पुर्तगाली लोग भी व्यापार कर रहे थे और पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा भारत आया था। पुर्तगाली भारत के व्यापार पर अधिकार करना चाहते थे और अल्मीडा से एक अनुबंध किया था वीर नरसिंह ने कि तुम जितने भी घोड़े लेकर आ रहे हो वो सभी घोड़े आप विजयनगर में ही बेचोगे। उसने विवाह कर को हटाकर उदार नीति आरंभ की। विजयनगर एक ऐसा शासन हुआ है, या विजयनगर में इस प्रकार का शासन हुआ है कि अगर कोई विवाह कर रहा है तो उसे सत्ता को विवाह कर देना होता था। क्लियर है? इसने विवाह कर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया और नागरिकों को अपने तरफ रुझाने के लिए एक प्रकार की उदार नीति को इसने ग्रहण किया था, ताकि नागरिक इससे प्रेम करने लगे और इस प्रकार से इसका विरोध शांत हो जाए। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना। और कृष्णदेव राय का जो शासन काल था यही विजयनगर का स्वर्ण युग था, या कृष्णदेव राय का शासन काल ही विजयनगर का क्लासिकल युग माना जाता है। अब अपन शुरुआत करते हैं कृष्णदेव राय से। कौन थे ये कृष्णदेव राय? इनको बहुत अच्छे से समझना। शासन रहा इनका 1509 से 1529 ईस्वी तक। क्लियर है? अब उपाधियां कौन कौन सी थी कृष्णदेव राय के पास? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज स्थापनाचार्य, विष्णु चित्त और तेलुगु भोज। इतनी सारी उपाधियां थीं कृष्णदेव राय के पास। अब अपन को यह पढ़ना है कि कृष्णदेव राय ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे उन्हें इतनी महान उपाधियों से नवाजा गया है। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। किसके भाई थे? वीर नरसिंह के। ठीक है, वे विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो अकेले तुलुक वंश के नहीं, अपितु पूरे विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे। कौन? कृष्णदेव राय। बाबर ने, क्योंकि इन्हीं के समकालीन रहा है बाबर, ठीक है, अभी जस्ट हम मुगल शुरू करेंगे थोड़े दिनों बाद। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, और इस आत्मकथा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है उनमें 5 मुस्लिम राज्य आते हैं: बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात। मतलब बाबर ने उस समय के महानतम राज्यों का उल्लेख अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया था,
और 5 मुस्लिम राज्य थे उस समय जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। वे कौन कौन से थे? एक था बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात। और 2 हिंदू राज्य थे, एक था मेवाड़ और एक था विजयनगर। ये 2 हिंदू राज्य थे बाबर के समय, जिसका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा में किया है। लेकिन इन सभी में कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली राजा घोषित किया था किसने? बाबर ने। किसमें? अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। क्लियर है? उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा घोषित किया था। किसने? बाबर ने। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर राज्य के ऐश्वर्य व शक्ति का चरमोत्कर्ष था। मतलब विजयनगर साम्राज्य बहुत ज्यादा फला और फूला था। किसके सामने या किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शासन के प्रारंभ में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई भी शासक है जब सत्ता में वो स्थापित होता है तो उसे किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। उमुत्तर का सामंत शासक गंगाराम एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था। जैसे ये इलाका, जो ग्रीन वाला इलाका आप देख रहे हो, वो है विजयनगर का। यहीं पर एक छोटी सी रियासत आती थी जिसका नाम था उमुत्तर। ठीक है, यहां का शासक था कौन? गंगाराम। और गंगाराम विजयनगर की अधीनता को दरकिनार करके एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा था। उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र का उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार था। ठीक है, तो इस इलाके में अपन ने देखा ही था कि उदयगिरी वाला क्षेत्र तो किसे मिल गया था? उड़ीसा के गजपति शासकों को। ठीक है, सालों वंश के प्रारंभ में किसे मिल गया था? ये उड़ीसा के गजपति शासकों को, जो कृष्णदेव राय को वापस चाहिए था। उस समय तक बहमनी राज्य के 5 हिस्से हो चुके थे। मतलब एक जो महान बहमनी साम्राज्य था वो 5 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। परंतु वे सभी विजयनगर के शत्रु थे। तो भले ही बहमनी राज टूट चुका था और उसके 5 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन ये जो पूरा बहमनी साम्राज्य था ये विजयनगर का शत्रु तो था ही। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था बहमनी, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते आते बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, वारांगल, गोलकोंडा, इन सारे क्षेत्रों में टूट चुका था। लेकिन इन सारे क्षेत्रों के जितने भी स्वतंत्र शासक हुए हैं वे सभी के सभी शासक विजयनगर के विरोधी थे। पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली अपनी सत्ता का विस्तार का प्रयास कर रहे थे। तो इस इलाके में, ये है पश्चिमी समुद्र तट, इस इलाके में कौन आ चुके थे? पुर्तगाली। और ये भी अपनी सत्ता का लगातार विस्तार कर रहे थे। तो ये चैलेंजेस थे किसके सामने? कृष्णदेव राय के सामने। सबसे पहला चैलेंज क्या था? सबसे पहला चैलेंज था कि अमुत्तर का जो नायक था जिसका नाम था गंगाराम, वो एक स्वतंत्र सत्ता की भांति व्यवहार करने लगा था। विजयनगर की बातें नहीं सुनता था, विजयनगर की अधीनता उसने त्याग दी थी। एक खुशखबरी ये थी कि विजयनगर के सबसे बड़े विरोधी बहमनी साम्राज्य के टुकड़े हो चुके थे। लेकिन ये जो 5 टुकड़े हुए थे ना बहमनी के, वे सारे के सारे टुकड़े अगेंस्ट में थे किसके? विजयनगर के। उड़ीसा के जो गजपति शासक थे ये लोग पहले ही उदयगिरी वाले क्षेत्र को हथिया चुके थे और ये पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली अपनी सत्ता का लगातार विस्तार कर रहे थे। ये चैलेंजेस थे किसके सामने? कृष्णदेव राय के सामने। लेकिन एक एक चैलेंजेस का भली भांति सामना किया किसने? कृष्णदेव राय ने। मालाबार में पुर्तगालियों ने कालीकट के जमोरिन की शक्ति की अवज्ञा की और कोचीन और कानानेर में अपने मोर्चेबंद कारखाने स्थापित कर दिए। यह है कैलीकट, ये वाला जो इलाका है ये है कैलीकट का इलाका। और
वास्को डी गामा जब भारत आए थे 1498 ईस्वी में, तब कैलीकट बंदरगाह पर ही आए थे। यह हम पढ़ेंगे अभी आधुनिक भारत में। कैलीकट बंदरगाह पर जमोरिन शासक का शासन था। इन जमोरिनों को दरकिनार किया किसने? पुर्तगालियों ने। और कैलीकट में और कानानेर, यहीं पर एक छोटा सा इलाका आता है कानानेर का, कैलीकट और कानानेर पर किलेबंदी करवा दी, मतलब किला स्थापित किया और उसे चारों तरफ से बंद करवा दिया, बाउंड्री वॉल बनवा दी। ठीक है, और पुर्तगाली अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। इन्होंने 1509 ईस्वी में कैलीकट तथा मिस्र की संयुक्त नौसेना को भी पराजित कर दिया तथा भारतीय समुद्रों में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। किसने? पुर्तगालियों ने। मतलब दिन प्रतिदिन ये पुर्तगाली अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे। कैलीकट के जो जमोरिन शासक थे वो अरब वासियों को बहुत तवज्जो देते थे। तवज्जो मतलब प्रेफरेंस। और अरब व्यापार ही पूरा कैलीकट से चल रहा था। ठीक है, तो मिस्र, ठीक है, मिस्र की सेना ने साथ दिया था कैलीकट की सेना का कि पुर्तगालियों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये पुर्तगाली इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने मिस्र की सेना और कैलीकट की सेना को पराजित कर दिया और इस समुद्र तट पर अपनी सत्ता की स्थापना कर ली। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विजयनगर की सहायता चाहते थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने विजयनगर पर कभी आक्रमण नहीं किया। वे तो विजयनगर की सहायता चाह रहे थे कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें। उन्हें साम्राज्य भी स्थापित नहीं करना था, उन्हें सिर्फ व्यापार चाहिए था कि भारत में अच्छा खासा व्यापार मिल जाए। और इस प्रकार से पुर्तगालियों ने अप्रोच किया किस पर? विजयनगर की सत्ता के प्रति। पुर्तगाली अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विजयनगर का साथ चाह रहे थे, इसलिए वो कहां पर विजिट करने लगे? विजयनगर पर। और अपन ने देख ही लिया कि किस प्रकार से कैलीकट पर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर इन पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। 1570 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने अपने एक दूत फादर लुई, पुर्तगाली गवर्नर कौन था उस समय? अल्बुकर्क। इसका पूरा नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अल्बुकर्क ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से अपने एक दूत फादर लुई को कैलीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने के लिए भटकल एवं मंगलौर के मध्य एक कारखाने की अनुमति मांगने के लिए कृष्णदेव राय के पास भेजा। तो पुर्तगालियों की तरफ से वो पहला व्यक्ति कौन था जो कृष्णदेव राय के पास में गया था? वो थे फादर लुई। ठीक है, और किसके दूत थे? तो ये पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के दूत थे कौन? फादर लुई। क्लियर है? क्यों गए थे? क्योंकि इनको जमोरिन के विरुद्ध युद्ध करना था। जमोरिन कहां का शासक था? कैलीकट क्षेत्र का शासक था। यहां का शासक था कौन? जमोरिन। हालांकि जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, लेकिन जमोरिन स्वयं ये नहीं जानता था कि पुर्तगाली यहां पर हमेशा के लिए बसने आए हैं या अपने साम्राज्य का विस्तार हमारे क्षेत्र में करेंगे। तो जमोरिन के खिलाफ मदद मांगने एवं भटकल और मंगलौर, ये वाले इलाके, एक भटकल और एक मंगलौर, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक किला बनाने की इजाजत मिल जाए किसे? पुर्तगालियों को। इसीलिए इन्होंने अप्रोच किया था किसे? कृष्णदेव राय को। इन सुविधाओं के बदले में कृष्णदेव राय को गोवा की विजय में सहायता तथा घोड़ों की पूर्ति का एक अधिकार देने का वचन दिया। क्लियर है? मतलब कृष्णदेव राय तो मदद कर देगा पुर्तगालियों की, लेकिन बदले में कृष्णदेव राय को क्या मिलेगा? तो इन पुर्तगालियों ने कहा कि गोवा वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका,
क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति बहुत अच्छी है। हम गोवा वाले क्षेत्र को जीतने में कृष्णदेव राय की मदद करेंगे और जितने भी घोड़े हम पुर्तगाल से लेकर आएंगे वो विजयनगर के अलावा अन्य किसी शासक को नहीं बेचेंगे। इस बात का वचन दिया पुर्तगालियों ने किसे? कृष्णदेव राय को। किंतु कृष्णदेव राय एक कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने पुर्तगाली दूत को स्पष्ट उत्तर देकर वापस लौटा दिया। क्लियर है? कृष्णदेव राय ने मना कर दिया किसे? पुर्तगाली दूत को, क्योंकि कृष्णदेव राय भली भांति जानता था कि अगर आज हमने पुर्तगालियों की मदद कर दी और उनको स्ट्रांग बना दिया तो कल को ये पुर्तगाली हमारे खिलाफ किसी अन्य शासक को तैयार कर लेंगे। इसलिए इसने स्पष्ट उत्तर भी एक राजनीतिज्ञ तरीके से दिया। जैसे मना तो इसने कर ही दिया था, लेकिन फिर भी ये कहा कि हम विचार करेंगे। क्लियर है? 1509 में कृष्णदेव राय की कठिनाइयों का लाभ उठाकर बीदर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। अपन ने यह देखा था कि कृष्णदेव राय के सामने एक नहीं अपितु बहुत सारी समस्याएं थी जब वो गद्दी पर विराजमान हुआ था। बहमनी शासन का ही एक छोटा सा हिस्सा था बीदर। यह है इलाका कौन सा? बीदर का। और बीदर का शासक था कौन? सुल्तान मोहम्मद शाह। उसने ये देखा कि कृष्णदेव राय तो बहुत ज्यादा व्यस्त है अपनी आंतरिक दुविधाओं को दूर करने में। उसने कृष्णदेव राय की इस प्रॉब्लम का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य पर। किसने? बीदर के शासक सुल्तान मोहम्मद शाह ने। किंतु अदोनी के निकट विजयनगर की सेनाओं ने उसे पराजित कर दिया। रास्ते में ही एक स्थान आता था जिसका नाम था अदोनी। ठीक है? अदोनी के निकट पराजित कर दिया विजयनगर की सेना ने किसे? बीदर की सेना को। ठीक है? इसी युद्ध में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह मारा गया। यहीं पर एक और रियासत थी जिसका नाम था बीजापुर, और बीजापुर को शासक था कौन? यूसुफ आदिल शाह, जिसने साथ दिया था किसका? बीदर के शासक का। तो बीजापुर का शासक इस युद्ध में मारा जाता है। आदिल शाह की मृत्यु के बाद बीजापुर में अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह का उत्तराधिकारी इस्माइल अल्पवयस्क था। ठीक है? तो बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है? उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, और उसी का उत्तराधिकारी हुआ कौन? इस्माइल। इस्माइल क्योंकि अल्पायु था, इस कारण से एक व्यापक रूप से अराजकता व्याप्त हो गई। कहां पर? बीजापुर के क्षेत्र में। इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर व गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है? ये वाला इलाका ही कहलाता है रायचूर का क्षेत्र। ठीक है? जहां पर जमा हुआ था कौन? बीजापुर। क्योंकि बीजापुर का जो शासक था ना यूसुफ आदिल शाह, उसका देहांत हो गया था, और उसका जो उत्तराधिकारी था इस्माइल, वो अल्पायु था। अब इस स्थिति का फायदा उठाया किसने? कृष्णदेव राय ने, और उसने इस इलाके पर पूर्ण रूपेण सत्ता की स्थापना कर ली। अतः उसने रायचूर और गुलबर्गा के किले पर अपना अधिकार फिर से स्थापित कर दिया। किसने? कृष्णदेव राय ने। और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का फैलाव और हो गया। इसके बाद बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक मोहम्मद शाह को कासिम बरीद के चंगुल से निकालकर पुनः सिंहासन रूढ़ किया। ठीक है? ये वाला जो इलाका है ना बीदर, ठीक है, बीदर का जो शासक था जिसका नाम था कासिम बरीद, कासिम बरीद, या हम ये बोल सकते कासिम बरीद वहां का वास्तविक शासक नहीं था। वहां का वास्तविक शासक था कौन? महमूद शाह। ठीक है? महमूद शाह को कासिम बरीद की अधीनता से निकाल दिया, एक प्रकार से उसकी मदद करी, और फिर से
कहना चाहिए कि महमूद शाह या महमूद शाह को गद्दी पर स्थापित किया, कहाँ की, बीदर की गद्दी पर। इसीलिए ये सारे दुश्मन राज्य ही थे। बीदर भी दुश्मन था किसका, विजयनगर का, क्योंकि अपन ने देखा कि बीदर के शासक सुल्तान मोहम्मद शाह ने ही क्या किया था, विजयनगर पर आक्रमण किया था। लेकिन इस मोहम्मद शाह को ही या अपने दुश्मन को ही उसके दुश्मन के चंगुल से निकालने में मदद कर दी किसने, कृष्णदेव राय ने, और महमूद शाह को फिर से बीदर के सिंहासन पर स्थापित किया। यही कारण है कि कृष्णदेव राय को यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, क्योंकि उसने अपने दुश्मन की मदद करी थी, जिससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं था, और अपने दुश्मन को उसकी सत्ता पे वापस विराजमान किया था। यही कारण है कि कृष्णदेव राय कहलाता है यवन राज स्थापनाचार्य। इसके बाद कृष्णदेव राय ने अपना ध्यान अमत्तूर के सामंत गंगाराव तथा उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र की ओर आकर्षित किया, क्योंकि अपन ने ये देखा था कि जो गंगाराज था या गंगाराव था, उसने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी, कहां पर, उमुत्तूर पर। और जब इसने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी तो कृष्णदेव राय कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब इन सारी प्रॉब्लम से कृष्णदेव राय बाहर निकला, तब उसने ध्यान आकर्षित किया उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम पर, और पुरुषोत्तम ने प्रताप रुद्र पर, और उमुत्तूर के शासक गंगाराज पर। उसने गंगाराज को पराजित कर श्रीरंगम और शिव समुद्रम पर अधिकार कर लिया। ठीक है, श्रीरंगम और शिव समुद्रम ये उमुत्तूर के दो क्षेत्र थे जहां पर गंगाराज ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। गंगाराज को पराजित किया और वापस से ये क्षेत्र विजयनगर में शामिल कर लिए किसने, कृष्णदेव राय ने। इसके बाद उड़ीसा के गजपतियों के विरुद्ध अभियान किया। कौन था शासक, उड़ीसा का शासक था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, उमुत्तूर वाले क्षेत्र पर अधिकार किया, फिर कहां पर अप्रोच किया, उड़ीसा पर। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति सेनाओं को 4 युद्धों में पराजित किया। 4 युद्ध हुए थे विजयनगर और उड़ीसा के गजपतियों के बीच, और कृष्णदेव राय ने इन 4 युद्धों में पराजित कर दिया उड़ीसा के गजपतियों की सेना को। अंततः विजयनगर की सेनाएं गजपति नरेश की राजधानी कटक तक पहुंच गईं तथा उदयगिरी व कोंडापल्ली के दुर्ग पर कृष्णदेव राय का अधिकार हो गया। क्लियर है, ये ऐसा पहली बार हुआ था जब विजयनगर साम्राज्य ने उड़ीसा के गजपतियों की राजधानी कटक तक आक्रमण कर दिया हो और कटक में निवास किया। किसने, कृष्णदेव राय और उसकी सेना ने। क्लियर है, और ये जो उदयगिरी वाला क्षेत्र था ये वापस ले लिया किससे, उड़ीसा के गजपतियों से। इस पराजय के बाद गजपति नरेश प्रताप रुद्र ने कृष्णदेव राय से संधि की बात करी। क्लियर है, और अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। ठीक है, तो एक समय आप लोग देखिए ऐसा था जब ये गजपति विजयनगर के राजा को उठाकर ले गए थे, और कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक समय ऐसा आया जब उड़ीसा के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी, विजयनगर की, और प्रताप रुद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किससे, कृष्णदेव राय से। इसके प्रत्युत्तर में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के विजित प्रदेशों को गजपति नरेश को वापस लौटा दिया। मतलब उड़ीसा के जितने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था कृष्णदेव राय ने, वो सब वापस दे दिया किसे, उड़ीसा के गजपतियों को, क्योंकि अब तो रिश्तेदारी हो गई थी, दामाद हो गए थे कृष्णदेव राय किसके, उड़ीसा के गजपतियों के। गजपतियों को पराजित कर कृष्णदेव राय वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले आए तथा विजयनगर में कृष्णा स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में इस प्रतिमा की स्थापना की।
ठीक है, ये बहुत बड़ा कहना चाहिए उपलक्ष्य था जब विजयनगर के किसी शासक ने पराजित किया किसे, उड़ीसा के गजपतियों को। तो अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने क्या किया, एक बाल कृष्ण की मूर्ति उड़ीसा से लेकर आए और विजयनगर के एक बहुत ही फेमस मंदिर कृष्णा स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप पर स्थापित की, जो एक स्मारक बना कि कृष्णदेव राय अर्थात विजयनगर ने उड़ीसा के गजपतियों को पराजित किया है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना आप लोग। कृष्णदेव राय की व्यस्तता का लाभ उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के किलों पर अधिकार कर लिया। तो जब कृष्णदेव राय इन सारी चीजों में व्यस्त थे, एक तो विवाह हुआ किससे, गजपतियों की पुत्री से, फिर बालकृष्ण की मूर्ति की स्थापना हुई, तो इस चीज का फायदा ये गोलकुंडा वाला इलाका है यहां पर। ठीक है, गोलकुंडा का शासक था कौन, कुली कुतुब शाह, वर्तमान का हैदराबाद वाला क्षेत्र आ जाएगा ये। कुली कुतुब शाह ने यह समझा कि कृष्णदेव राय तो बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो उसकी व्यस्तता का फायदा उठाया और गुंटूर और उसके पास में आने वाले पांगल नामक क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां के किलों पर अधिकार कर लिया किसने, कुली कुतुब शाह ने। साथ ही उसने गजपति नरेश को कृष्णा और गोदावरी के बीच के प्रदेश को देने के लिए बाध्य किया। किसने, कुली कुतुब शाह ने। इसके अतिरिक्त कुतुब शाही सेनाओं ने कोंडविडू के किले पर अधिकार कर लिया। तो एक और ये कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन से किले का, कोंडविडू। कोंडविडू के किले पर भी अधिकार कर लिया किसने, गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने। कृष्णदेव राय ने सालुफ-तिम्म, जो उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेनापति था कौन, सालुफ-तिम्म के नेतृत्व में गोलकुंडा के विरुद्ध एक सैनिक अभियान भेजा। तो इतना सब हथियाने के बाद कृष्णदेव राय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई, कृष्णदेव राय की तरफ से प्रतिक्रिया यह हुई कि कृष्णदेव राय ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सेनापति सालुफ-तिम्म के नेतृत्व में एक सैनिक दल भेजा गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए। सालुफ-तिम्म ने कुतुब शाही सेना को पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत सभी प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने जितना भी क्षेत्र हथियाया था विजयनगर का, उन सभी क्षेत्रों पर फिर से विजयनगर की स्थापना कर दी किसने, सालुफ-तिम्म ने। ठीक है, और सालुफ-तिम्म कौन थे, तो ये सालुफ-तिम्म विजयनगर के एक सेनापति हुआ करते थे। इसी बीच बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। अब फिर चारों तरफ से मार पड़ने लगी कृष्णदेव राय को। बीजापुर के जो शासक था जिसका नाम था इस्माइल आदिल, जैसा कि अभी अपन ने देखा था यूसुफ आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी, उसी का ही उत्तराधिकारी था कौन, इस्माइल आदिल। इसने रायचूर के किले पर यहां पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किंतु कृष्णदेव राय ने इस्माइल आदिल शाह को अनेक स्थानों पर पराजित किया। एक तो इस्माइल आदिल शाह बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम आयु का था, तो कृष्णदेव राय ने उसे बुरी तरह पराजित किया और कई बार पराजित किया। विजयनगर की सेनाएं बीजापुर तक जा पहुंची तथा नगर में लूटपाट की। ठीक है, बहुत आसान था इसे हराना, क्योंकि विजयनगर की सेना घुस गई कहां पर, बीजापुर पर, और काफी ज्यादा लूटपाट की कहां पर, बीजापुर में। वापस लौटती हुई विजयनगर की सेनाओं ने गुलबर्गा के किले पर पुनः आक्रमण किया तथा वहां के किले में कैद बहमनी शहजादे को मुक्त किया। ठीक है, यहीं पर एक इलाका आता था, कौन सा, गुलबर्गा। तो विजयनगर की सेनाओं ने जब बीजापुर पर आक्रमण किया तो वहां से कुछ ही दूरी पर था गुलबर्गा।
गुलबर्गा में बहमनी शहजादे कैद थे। ये अपन पढ़ेंगे बहमनी का इतिहास अभी। बहमनी के शहजादों को कैद कर दिया गया था और बहमनी के 5 टुकड़े किए गए थे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में। तो विजयनगर सेना ने ही इन बहमनी शहजादों को मुक्त किया। इस प्रकार 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने विजयनगर के सभी शत्रुओं को पराजित कर अपनी अजेय शक्ति की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शत्रु थे उन सभी शत्रुओं को दरकिनार कर दिया किसने? कृष्णदेव राय ने। और 1520 ईस्वी तक आते आते लगातार परिश्रम करता रहा कौन? कृष्णदेव राय। पुर्तगालियों के प्रति कृष्णदेव राय ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। जैसा कि अपन ने देखा था कि पुर्तगालियों ने अपने दूत भेजे कृष्णदेव राय के पास और कृष्णदेव राय को काफी ज्यादा मनाने का भी प्रयास किया, और कृष्णदेव राय ने एक सहिष्णु प्रकार का व्यवहार किया पुर्तगालियों के साथ। अब उसके 2 कारण क्या थे? पहला कारण था कि पुर्तगाली बीजापुर के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और अपन ने ये देखा ही है कि बीजापुर दुश्मन राज्य था विजयनगर का। आए दिन बीजापुर के शासक आक्रमण करते रहते थे विजयनगर साम्राज्य पर, और बीजापुर को ही समाप्त करना चाह रहे थे पुर्तगाली। ठीक है, तो बीजापुर विजयनगर का एक शत्रु राज्य था, इसलिए यही कारण था कि समान शत्रुता के कारण पुर्तगाली व विजयनगर एक दूसरे के निकट आए, क्योंकि पुर्तगाली के शत्रु भी थे बीजापुर, विजयनगर के शत्रु भी थे बीजापुर। तो उससे अच्छा है कि पुर्तगाली ही अंत कर दें किसका? बीजापुर का। इसीलिए कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ एक सहिष्णु प्रकार का व्यवहार किया था। अब दूसरा कारण यह भी था कि पुर्तगालियों ने भारत के सामुद्रिक प्रदेशों से अरब व्यापारियों को निष्कासित कर दिया था। जैसे कि अपन ने अभी समझा था कि मिस्र और कैलिकट की संयुक्त सेना को पराजित किया था पुर्तगालियों ने, और धीरे धीरे करके जो अरब से व्यापार हो रहा था, इन अरब व्यापारियों को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया था पुर्तगालियों ने, जिसके कारण अरबी एवं फारसी घोड़ों का व्यापार अब पूर्णतः पुर्तगालियों के हाथों में आ गया था। क्योंकि अपन ने ये देखा था कि पहले अरबी घोड़े आ रहे थे विजयनगर में, अरब वासियों को तो निष्कासित कर दिया किसने? पुर्तगालियों ने। तो अब घोड़े के व्यापार पर इकलौता अधिकार भी स्थापित कर लिया था पुर्तगालियों ने। इसलिए पुर्तगालियों के साथ एक सहिष्णु प्रकार का व्यवहार करना कृष्णदेव राय के लिए बहुत ही आवश्यक था। पुर्तगालियों ने विजयनगर के साथ संधि के शर्तों के अंतर्गत मात्र विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचने का वचन दिया था, और अपन ने यह भी देखा कि पुर्तगालियों ने यह वचन दे दिया था कृष्णदेव राय के लिए कि वे जितने भी घोड़े भारत लेकर आएंगे वे सारे के सारे घोड़े विजयनगर राज्य को ही बेचे जाएंगे। ठीक है, तो इन 2 कारणों के आधार पर कृष्णदेव राय ने एक सहिष्णु प्रकार का व्यवहार किया था पुर्तगालियों के साथ। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली भी व्यापार की सुविधाओं की दृष्टि से विजयनगर से मित्रता चाहते थे, क्योंकि उस समय विजयनगर अकेले दक्षिण भारत का ही नहीं पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, और पुर्तगाली व्यापार में स्वतंत्रता चाह रहे थे। इसलिए पुर्तगालियों ने भी एक बहुत अच्छा व्यवहार किया किसके साथ? विजयनगर के साथ। इस प्रकार कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर एवं पुर्तगालियों के मध्य व्यापारिक संबंधों का प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये दोनों की आवश्यकता थी। पुर्तगालियों की भी आवश्यकता थी और विजयनगर की भी आवश्यकता थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ देकर अपने मंसूबों में कामयाब हों। पुर्तगाली यात्री एडवर्डी बारबोसा व डोमिंगो पायस, इनके नाम याद रखना आप लोग। कौन कौन से 2 पुर्तगाली यात्री थे? एडवर्डी बारबोसा
एवं डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में भारत आए तथा विजयनगर की यात्रा की थी। कौन कौन से हैं दो पुर्तगाली यात्री? एडवर्ड डी बारबोसा और डोमिंगो पायस। ये दोनों किसके शासनकाल में भारत आए? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब ये हैं डोमिंगो पायस, जिन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृतांत में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कृष्णदेव राय के शासनकाल की लिखी हैं। डोमिंगो पायस ने कृष्णदेव राय के व्यक्तिगत और शासनकाल के विषय में वर्णन करते हुए लिखा है कि वह अत्यधिक विद्वान और सर्वगुण संपन्न राजा था, जैसा कि शायद कोई अन्य नहीं हो सकता। मतलब एक अच्छा खासा विद्वान और सर्वगुण संपन्न था। कौन? कृष्णदेव राय। वह एक महान शासक एवं एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति था। कौन? कृष्णदेव राय। आगे उसने लिखा, राजा मझोले कद का है, मझोले मतलब नॉर्मल मीडियम कद का, तथा गौरवर्णी है, मतलब बहुत गौरवान्वित है, और अच्छी कदकाठी है, जो दुबलेपन के स्थान पर स्थूल है, मतलब दुबले से थोड़ा सा मोटा था। उसके मुख पर चेचक के निशान हैं। इस प्रकार से वर्णन किया है डोमिंगो पायस ने किसका? कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व का। ऐसे छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स आपको याद रखने होंगे। विजयनगर की राजधानी की अतिशय प्रशंसा करते हुए इसने लिखा है कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना बिकती हो। क्लियर है? मतलब पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं बेची जा रही थी वो सब विजयनगर में अवेलेबल थी। किसके अनुसार? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस के अनुसार। विजयनगर के आकार का उल्लेख करते हुए लिखा है, आकार में विजयनगर रोम के समान विशाल एवं विस्तृत था। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल था किसका? विजयनगर का। इस नगर में असंख्य लोग निवास करते हैं, जिनकी संख्या मैं इस भय के कारण उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि कहीं इसे अतिशयोक्ति ना माना जाए। मतलब नगर में जो निवासी थे वो भी असंख्य निवासी थे, बहुत सारे लोग निवास कर रहे थे। कहां पर? विजयनगर में। तो इस प्रकार से डोमिंगो पायस ने अपनी यात्रा वृतांत का उल्लेख किया है विजयनगर के बारे में। ठीक है। अब एक दूसरा यात्री भी आया था जिसका नाम था डुओट बारबोसा। ठीक है, यह भी पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर के शासन या कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आया था। पुर्तगाली यात्री डुओट बारबोसा ने भी समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। किसने? डुओट बारबोसा ने। बारबोसा ने कृष्णदेव राय के शासनकाल के विषय में लिखा है, राजा की यह आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय के विजयनगर में आ जा सकता है और कहीं पर भी रह सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है उस समय के शासक की कि वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे भले वो भारतीय हो अथवा ना हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, वो कभी भी विजयनगर में आ सकता है, जा सकता है और कहीं पर भी निवास कर सकता है। ऐसा कृष्णदेव राय ने घोषित किया था। एशियाई व्यापार के बारे में टिप्पणी करते हुए बारबोसा ने लिखा है कि मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता था। मलक्का के बारे में तो आपने सुन रखा होगा ना। मलक्का जलसंधि भी है इंडोनेशिया और उसके आसपास के क्षेत्र में, और कैम्बे ये वाला इलाका आ जाता है भारतीय वाला। तो एशियाई क्षेत्रों से विजयनगर का व्यापार कैसे होता था? आप कैम्बे को समझो भारत का एरिया और मलक्का को समझो मलेशिया वाला क्षेत्र। तो बारबोसा ने इसके बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता था और कैम्बे मलक्का के बिना नहीं, अगर दोनों को आगे बढ़ना हो और बहुत सारा पैसा कमाना हो। ये इस बात का द्योतक है कि विजयनगर का व्यापार एशियाई देशों से बहुत ज्यादा हो रहा था। क्लियर है?
एक महान सेना नायक के साथ साथ कृष्णदेव राय एक सफल राजनीतिज्ञ और महान प्रशासक भी था। ठीक है, तो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, एक बहुत ही सफल शासक, बल्कि कृष्णदेव राय एक बहुत बड़ा प्रशासक भी रहा। व्यासराज उसके राजगुरु थे। ठीक है, तो व्यासराज नामक एक व्यक्ति कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा, कौन सा ग्रंथ है? आमुक्तमाल्यदा, जो राजनीति पर आधारित है। आमुक्तमाल्यदा में राजनीतिक विचारों व प्रशासकीय नीतियों की विवेचना की है। क्लियर है? तो ये स्वयं लिखा है किसने? कृष्णदेव राय ने। कौन सा ग्रंथ? आमुक्तमाल्यदा। उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं कल्याणकारी कार्यों द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंचाई और तालाबों की अच्छी खासी व्यवस्था राजा को करना चाहिए ताकि जनता इससे संतुष्ट रही आए। विदेशी व्यापार के विकास के लिए सुविधाजनक बंदरगाहों की व्यवस्था और विदेशी व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये कुछ बातें कृष्णदेव राय ने लिखी हैं। कौन सी किताब में? आमुक्तमाल्यदा नामक किताब में। राजा द्वारा कभी भी धर्म और न्याय की अवहेलना नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि राजा ही अगर धर्म और न्याय की अवहेलना करेगा तो प्रजा कभी भी राजा के अधीन नहीं रह सकती। उसने लिखा है कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से धर्म है, ठीक है, धर्म की अवहेलना अगर राजा करेगा तो ही प्रजा करेगी, और राजा अगर धार्मिक रूप से तटस्थ है तो प्रजा भी उसी को फॉलो करेगी। इसीलिए कृष्णदेव राय ये भी कहता था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रखकर ही शासन करना चाहिए। कृष्णदेव राय ने प्रशासन को पुनर्गठित कर नायकों पर नियंत्रण स्थापित किया। क्लियर है? क्योंकि अपन ने ये देखा था कि किस प्रकार से ये नायक अधीनता से बाहर निकल रहे थे, किसकी? कृष्णदेव राय की। इसलिए इन नायकों को वश में रखने के लिए कृष्णदेव राय ने इन पर फिर से, कहना चाहिए कि सत्ता को मजबूत रखने का प्रयास किया, इन्हें फिर से अपने अधीन लाने का प्रयास किया। राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने तालाबों एवं नहरों का निर्माण किया और सिंचाई की सुविधा को विकसित किया तथा बंजर एवं जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाया, जिससे राजस्व की वृद्धि हुई। तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित थी, इसलिए कृषि के साधनों का बहुत ज्यादा विकास किया किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थीं? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि विजयनगर कृष्णदेव राय के समय अपने चरम पर पहुंचा था, अपने स्वर्ण युग के समय पर पहुंचा था, क्योंकि बहुत सारी सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति की है किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी, विद्वानों का संरक्षक था। स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का इसने संरक्षण भी किया है। इसीलिए उसे तेलुगु भोज, आंध्र भोज, कृष्णराव मकाकाव अर्थात आंध्र भोज कहा जाता है। क्योंकि वो स्वयं विद्वान था, इसलिए तेलुगु भाषा में इतनी सारी उपाधियों से उसे नवाजा गया था। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, निवास करते थे। तो तेलुगु भाषी 8 महान विद्वान, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था, वे इसके शासनकाल में निवास करते थे। अष्टदिग्गज कवियों में पेड्डाना सर्व प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? पेड्डाना।
कौन कौन सी 2 भाषाओं के ज्ञाता थे? एक संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? पेड्डाना, जिसे कृष्णदेव राय ने विशेष रूप से सम्मानित किया था। इनकी प्रमुख रचना स्वरुचित संभव तथा मनुचरित थी। तो पेड्डाना ने लिखी हैं कौन कौन सी किताबें? स्वरुचित संभव और मनुचरित। ये दोनों किताबें लिखी गई हैं किसके द्वारा? पेड्डाना के द्वारा। तेनालीरामन, हम आगे पढ़ेंगे तेनालीरामन के बारे में। ये भी किसके शासनकाल में था? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान था एवं तेलुगु भाषा में इसने आमुक्तमाल्यदा तथा संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की है। तो कृष्णदेव राय ने स्वयं 3 किताबें लिखी हैं। सबसे पहले आमुक्तमाल्यदा के बारे में तो अपन ने अभी पढ़ा है। ये किस भाषा में थी? ये तेलुगु भाषा में थी। कौन सी? आमुक्तमाल्यदा। ठीक है। इसके बाद संस्कृत भाषा में इसने जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। ये 3 किताबें आप लोग कंठस्थ से कर लेना। ये किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। कौन कौन सी है? एक है आमुक्तमाल्यदा जो कि है तेलुगु भाषा में, और संस्कृत भाषा में है जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी किसने? कृष्णदेव राय ने। कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय का योगदान पूर्ण है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है। कौन सा नगर बसाया उसने? नागलपुर नामक नगर बसाया। इसके अतिरिक्त हासपेट नामक नगर की स्थापना अपनी पत्नी की स्मृति में की किसने? कृष्णदेव राय ने। अनेक भव्य भवनों व मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें हजारा मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है। तो हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना भी कराई है किसने? कृष्णदेव राय ने। इसके अतिरिक्त चिदंबरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसने अनेक प्रसिद्ध कलाविदों को राजप्रसादों व मंदिरों की सौंदर्यता वृद्धि करने के लिए नियुक्त किया। मतलब बहुत सारे आर्किटेक्ट की भी नियुक्ति करी थी कि मंदिरों और भव्य भवनों का निर्माण हो सके। कृष्णदेव राय एक न्यायप्रिय व धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। स्वयं कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? वैष्णव धर्म का। वह सभी संप्रदायों का सम्मान करता था। बारबोसा ने उसकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है। अपन ने देखा ही है कि बारबोसा ने किस प्रकार से प्रशंसा की थी किसकी? कृष्णदेव राय की। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से कृष्णदेव राय अकेले विजयनगर का ही नहीं, या हम ये बोल सकते हैं अकेले तुलुप वंश का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विजयनगर का एवं संपूर्ण भारत का अपने समय में सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे अच्युत देव राय को और तुलुप वंश के बाकी के शासकों के लिए। विजयनगर साम्राज्य पूरा कंप्लीट करने के बाद हम विजयनगर के प्रशासन का अध्ययन करेंगे। क्लियर है? आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप प्लीज पूछ लिया करो मुझसे। क्लियर है? थैंक यू।